एनडीए वर्सेस इंडिया, ये 2024 के चुनाव की तस्वीर है जो 2 दिवसीय चली विपक्षी एकता की बैठक में साफ हो गई है। दोस्तों, एनडीए की बैठक दिल्ली में चली और यूपीए जो अब इंडिया हो चुका है उसकी बैठक बेंगलुरु में चली, जहां से तमाम तरीके की तस्वीरें भी सामने आई। कोई फिर से नाराज हो गया तो किसी को मोतीचूर के लड्डू मिल गए, किसी के पक्ष की बात की गई तो किसी के विपक्ष की बात की गई, लेकिन प्रपंच अपनी चरम सीमा पर था। प्रपंच एकता का, प्रपंच यूनिटी का और प्रपंच 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने का। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि जब यूपीए ने, जो कि अब इंडिया हो चुका है, इंडिया की बैठक में 26 विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में शामिल हुए, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की यदि बात करें तो टोटल 32 विपक्षी दल थे जो एनडीए के नेतृत्व में वहां पर शामिल हुए, जहां पर एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व पर हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विपक्षी एकता के बारे में तमाम तरीके की बातें करी, तमाम तरीके के भ्रष्टाचारियों के बारे में भी टिप्पणी करी और उन्होंने साफ कर दिया कि हम राजनीति में सत्ता के लालच से नहीं जाते हैं, ना हमें कुर्सी चाहिए, ना हमें किसी भी प्रकार का कोई लालच चाहिए, हमें केवल देश के लिए कार्य करना है और देश के लिए विकास चाहिए। जिसका एक उदाहरण देकर नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे से समझाया और एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। दोस्तों, जब आप घर बनवाते हैं, क्योंकि तमाम तरीके के ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना ही यूसीसी लागू हुआ, ना ही सीएए एनआरसी पर कोई फैसला आया और तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आज भी सरकार को खरी खोटी सुनाई जाती है, जिसको लेकर एक उदाहरण देना चाहूंगी जिससे सभी को साफ हो जाएगा विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि आखिरकार उनका विजन क्या है। दोस्तों, जब आप घर बनवाते हैं तो घर की नींव रखी जाती है, लगभग 5 फीट नीचे तक जमीन को खोदा जाता है और उसमें नींव भरी जाती है ताकि मकान मजबूती से बने। नींव भरने के बाद सड़क से सतही तौर पे जमीन को 5 फुट तक ऊंचा किया जाता है ताकि बरसात के समय में, कोई आपदा के समय में घर के अंदर पानी ना भरे। तो ऐसा ही कुछ नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले इस देश में इतने सालों में खोखले हुए कानून को भरा, उसकी नींव रखी, जिसके बाद किसी आपदा में उस हमारे ढांचे के अंदर कोई गंदगी ना घुस सके, कोई पानी ना भर सके, कोई भ्रष्टाचार ना घुस सके, इसीलिए उसे और ऊंचा किया। और अब आने वाले 5 सालों में ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है, जिस तरीके से 9 सालों में वो विश्व की महाशक्तियों में 5वें स्थान पर भारत को लाकर खड़ा कर चुके हैं। अब उन्होंने ये वादा किया है कि आने वाले सालों में, आने वाले 5 साल में वह भारत को तीसरे नंबर तक खड़ा कर देंगे। ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये तो वो बात है जो नरेंद्र मोदी जी ने कही है, लेकिन ऐसी बात जो उन्होंने नहीं कही है लेकिन थिंक टैंक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी जी इन 5 सालों के बाद आने वाले 5 सालों में भारत को नंबर 1 पे लाके खड़ा कर देंगे। शायद ये बात इन्होंने इसलिए ना बोली हो ताकि विश्व की जो महाशक्तियां हैं, जापान, चीन, अमेरिका, रशिया, इन्हें प्रॉब्लम ना हो जाए, ये सोच में ना पड़ जाए कि आखिरकार भारत ऐसा क्यों बोल रहा है और ऐसा क्या करने जा रहा है। लेकिन जल्द ही आने वाले 10 सालों में भारत विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने आप को जनता का हितकारी बताते हैं, जिन्होंने आज तक महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। आज तक जितनी भी हमारे देश में योजनाएं लागू हुई हैं उन सभी पर घर के मुखिया यानी कि घर के पुरुष का अधिकार होता था। कोई भी योजना पुरुष के नाम पर ही निकलती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं निकाली हैं। 3 करोड़ घर जो महिलाओं को मुहैया करवाए गए हैं वो सारे घर महिलाओं के नाम पर अलॉट किए गए हैं, जिससे कितने घर टूटने से बचे हैं, क्योंकि घर की जो जागीर है वो महिला के हाथ में है। और फ्लैट्स दिए हैं, 2 BHK फ्लैट्स दिए हैं जिनकी कीमत आज 50 लाख तक पहुंच चुकी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी महिलाएं लखपति बन गई हैं, कितनी महिलाओं के अधीन, कितनी ज्यादा लखपति लाखों की प्रॉपर्टी उसके अधीन आई है। ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। इसी के साथ साथ उज्ज्वला योजना,
जिसके तहत महिलाओं को कितनी प्रॉब्लम सहनी पड़ती थी पहले के जमाने में। लकड़ियां बीन के लाना, चूल्हा जलाना, जिससे स्वास्थ्य में कितनी ज्यादा स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा असर पड़ता था। लेकिन अब जब से उज्ज्वला योजना आई है, हर गांव में, हर घर में गैस सिलेंडर मुहैया करवाए गए हैं। वहीं घर तक पानी भी पहुंचा है, पानी पहुंचा है, घरों में पानी के नल लगवाए हैं, वरना इससे पहले महिलाओं को 5-5 किलोमीटर तक चलकर पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। और आज ऐसी मार झेल रहे हैं राजस्थान की कई गांव की महिलाएं। द न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं पवन त्यागी, जिन्होंने अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि वह राजस्थान अपने एक दोस्त से मिलने गए थे। वहां पर उनके घर की महिलाओं ने बताया कि अभी तक उनके गांव में नल नहीं पहुंचा, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की भावना रखने वाले अशोक गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी वजह से घरों में आज तक नल नहीं लगवाए हैं। ये है महिलाओं का सशक्तिकरण, ये किया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन भाजपा ने किया है, वो मैंने आपको एक एक बात बताई है। इसी के तहत राशन कार्ड, जब राशन कार्ड की लिस्ट को रिव्यू किया गया तो उसमें 5 करोड़ लोगों की जो संख्या थी, 5 लाख करोड़ लोगों की संख्या थी, वो फर्जी निकली। इसीलिए मोदी सरकार ने उन सभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाया और तब पता लगा कि 5 लाख करोड़ जो नाम है वो फर्जी है, इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। यानी कि उनके नाम के राशन मुहैया करवाए जाते थे और 30 लाख करोड़ की भ्रष्टाचारी और घूसखोरी को भी यहां से पकड़ा गया। इसी के साथ साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत महिलाओं के और किसानों के खातों में पैसा जाता है, जिसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराया गया और वहां पर भी कई लाख करोड़ के घोटाले होने की जो आशंका थी वो सामने आई और ये बात सच हुई कि वहां पर भी घोटाला हो रहा है। ये किया है नरेंद्र मोदी ने, और देश के कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो इन सब चीजों को लेकर आज भी उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, जिन्होंने आज तक देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन लंबी लंबी बातें वो बड़े जोर शोर से करते हैं। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचाया ही मोदी सरकार ने किया और विजन एकदम क्लियर है बीजेपी का। और एक तरफ विपक्ष है, अब मोदी जी ने विपक्ष की भी पोल खोल दी है और हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं और भ्रष्टाचार के कारण ही ये सारे लोग आज एक साथ खड़े हुए हैं। एक दूसरे की विपरीत विचारधारा होते हुए भी ये सारे लोग एक साथ खड़े हैं, जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने प्रहार किया और कहा कि भ्रष्टाचार पर एक तरफ तो ये लोग मास्टरी कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी जी ने कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ा दी हैं और कहा है अपने आप को भ्रष्टाचार ना करने वाले, कट्टर ईमानदारी बताने वाले अरविंद केजरीवाल एजेंसियों को एक तरीके का एजेंडा बताते हैं। मोदी जी ने कहा चाहे तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, गुजरात, राजस्थान हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। चाहे पश्चिम बंगाल का पेपर लीक मामला हो, पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, इन सभी पर विपक्षी पार्टियां बुरी तरीके से मौन बैठी हैं। पश्चिम बंगाल में हम सभी ने देखा कांग्रेस के कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा मारे गए, जिसे लेकर केवल एक सांसद अधीर रंजन चौधरी चिल्लाते रहे, हल्ला करते रहे, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं गए, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ एनडीए की विपक्षी एकता की बैठक हो रही थी, जहां एकता की एजेंडा बनाया जा रहा था, विकास का एजेंडा बनाया जा रहा था, देश की ग्रोथ का एजेंडा बनाया जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ यूपीए की बैठक में फिर से राहुल गांधी को लॉन्च किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव रुष्ट होकर और गुस्सा होकर बेंगलुरु की बैठक से भाग खड़े हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी नहीं रुके। ऐसा क्या हुआ इन दोनों नेताओं के साथ कि वह आधी बैठक छोड़कर ही भाग गए? यदि आप गए हो कभी किसी राजनीतिक सभा में तो आप सभी ने देखा होगा कि वहां पर एक सिस्टम होता है, जो सबसे ज्यादा छोटा होता है वो पहले बोलता है और जो सीनियर है वो एंड में बोलता है। लेकिन उस बैठक में राहुल गांधी को समापन भाषण के लिए संजो के रखा गया। कौन है राहुल गांधी? क्या वो पार्टी में कोई पद अधिकारी है? क्या वो पार्टी के अध्यक्ष हैं? वो लोकसभा के सदस्य नहीं है, सांसद नहीं है, वो ना ही प्रधानमंत्री पद का एक बहुत बड़ा चेहरा है।
राहुल गांधी इस इंडिया नाम के नए नए संगठन में क्या हैसियत रखते हैं, जो उनसे समापन भाषण दिलवाया गया और जो अपमान किया गया तमाम तरीके के सीनियर मोस्ट नेताओं का। तो ये हुआ है बेंगलुरु की बैठक में, जहां से नाराज होकर नेताओं ने एक एक करके कल्टी लगा ली है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद का एक और उदाहरण सेट कर दिया है, परिवार सबसे ऊपर है, परिवार यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये दो लोग हैं, आसपास घूमते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं और यही कांग्रेस की तरफ से बड़े चेहरे हैं। और ये क्लियर हो जाता है राहुल गांधी के समापन भाषण के साथ से ही। राहुल गांधी को ही हमेशा आगे रखा जाता है, जबकि राहुल गांधी को इस बैठक में होना भी नहीं चाहिए था। कोई हैसियत नहीं राहुल गांधी की इंडिया नाम के नए नए संगठन में। सोनिया गांधी चेयरपर्सन रही हैं, सीनियर हैं, हो सकती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी वहां पर क्यों गए थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लग चुका है और तमाम नेताओं को भी झटका लगने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बैठक की बात करें तो वहां पर देखा गया किस तरीके से देश की उन्नति की बात की गई, देश के विकास की बात की गई और देश को आगे बढ़ाने की बात की गई। लोगों के अंदर उत्साह देखा गया और जिन दो दलों की चर्चा हो रही थी कि ये शामिल नहीं हुए, तो वही मैं आपको बता दूं, एक अकाली दल बादल को लेकर चर्चा हो रही थी कि वह आएगा कि नहीं आएगा। इसको लेकर आपको बता दें कि अकाली दल बादल की जो इमेज है पंजाब में, वो भ्रष्टाचारी की तौर से बनी हुई है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, क्योंकि जो अकाली है पंजाब के अंदर, वो पिछले चुनावों में हम सभी ने देखा कि इनकी छवि भ्रष्टाचारी के तौर पर आई हुई है। इसीलिए भाजपा ने अब अपने आप को पीछे कर लिया है और अकाली दल जो बादल जो गुट है उसे शामिल करने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ टीडीपी को लेकर एक बहस छेड़ी जा रही थी कि वह शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो तैयार है शामिल होने के लिए। लेकिन आपको बता दें, जो वाईआरसीपी कांग्रेस है, जो बीजेपी की बहुत पुरानी साथी है, जिनकी टीडीपी के साथ संबंध बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसलिए भाजपा ने फैसला किया है कि वह नए सदस्यों के लिए अपने पुराने साथियों को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इन दो गुटों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन अब इनको लेकर भी भाजपा साफ हो गई है। ये है भाजपा की तस्वीर और ये एक बहुत बड़ा फैसला बीजेपी का, और बीजेपी में जितने भी गुट शामिल हैं वह सभी उत्साह में देखे गए और खुशी में देखे गए। और ये सभी लोग हमेशा से हर मुद्दे में सभी एनडीए के साथ हैं। कभी कोई बिल पास करना हो, सभी ने सपोर्ट किया है और आज एक बड़े मंच पर सभी लोग साथ दिखाई दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनावों में किसकी शह होती है, किसकी मात होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की राजनीति के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि कितनी घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी करने की फिर से सोच रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी और मुद्दे पर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टाइम। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।